15 अप्रैल 1976 आपातकाल का दौर था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजीव गांधी पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके का दौरा करने पहुंचे। ये मुस्लिम बहुल इलाका झुग्गियों से पटा था। जामा मस्जिद तक पहुंचने के लिए संजय गांधी को इन झुग्गियों की भूल भुलैया में घूमना पड़ा। संजय गांधी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जगमोहन से कहा कि इस इलाके की सफाई होनी चाहिए। जगमोहन समझ गए कि संजय कैसी सफाई चाहते हैं। अगले दिन यानी 16 अप्रैल 1976 को पुरानी दिल्ली में बुलडोजर तैनात हो गए। घर की महिलाओं को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। एक तरफ लोगों के घर गिराए जा रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें पकड़ पकड़ कर जबरन नसबंदी शिविर में ले जाकर नसबंदी की जा रही थी। इससे जामा मस्जिद, चांदनी चौक और तुर्कमान गेट के आसपास रहने वाले लोगों में गुस्सा फैल गया। अशोक चक्रवर्ती अपनी किताब द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी में लिखते हैं कि हजारों लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रशासन भी पीछे हटने को तैयार नहीं था क्योंकि संजय गांधी का आदेश था। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जनता ने पत्थरबाजी। कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का कहना है कि इस क्लैश में करीब 400 लोगों की मौत हो गई। इमरजेंसी की जातियों की जांच के लिए बने शाह कमीशन ने इस घटना में संजय गांधी, जगमोहन जो कि डीडीए के वाइस चेयरमैन थे, टमटा जो कि नगर निगम के आयुक्त थे, भिंडर पुलिस उप महानिरीक्षक थे, समेत कई लोगों को दोषी ठहराया गया, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। इंदिरा सरकार में संजय गांधी के आदेश की कितनी तवज्जो थी, ये घटना उसकी एक वानगी भर है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहरा अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखते हैं कि अगर संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत ना हुई होती तो इंदिरा गांधी के बाद राजीव नहीं वही पीएम होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मोटिवेशन। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं संजय गांधी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के छोटे बेटे संजय का जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ। किशोर संजय की तमाम शिकायतें इंदिरा तक पहुंचती रहती थी। बात 1964 की है। 18 साल के संजय उस वक्त अपनी मां के साथ 3 मूर्ति भवन में रहते थे जो नेहरू का प्रधानमंत्री निवास था। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहरा अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखते हैं कि 16 मई 1964 को दिल्ली में आर्मी के एक बड़े अफसर की नई और महंगी गाड़ी उनके निजामुद्दीन ईस्ट वाले घर से चोरी हो गई। चोरी करने वालों ने थोड़ी दूर पर पेट्रोल पंप वालों को धमकी देकर फ्री में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया। जब कार का पेट्रोल खत्म हुआ तो उसे पालम एयरपोर्ट के पास छोड़ दिया गया। मेहता लिखते हैं कि अगले दिन जब कार मिली तो उसमें लड़की के इनर्स, एक रस्सी, लोहे की रॉड, पेट्रोल की केन और शराब की खाली बोतलें मिली। कार आर्मी अफसर को लौटा दी गई। सभी प्रमुख अखबारों ने यह खबर छापी, लेकिन चोरी करने वालों का नाम नहीं छापा। इतना ही लिखा कि इस चोरी में बड़े घर के लड़के शामिल हैं। मेहता लिखते हैं कि दिल्ली से निकले करंट अखबार ने इस चोरी में संजय गांधी के शामिल होने का दावा किया। इस अखबार के संपादक ने चुनौती भी दी कि अगर संजय इसमें शामिल नहीं है तो इंदिरा इसे साबित करे। बाद में संजय ने दावा किया कि इस घटना के वक्त वो कश्मीर में ट्रैकिंग कर रहे थे। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस पूरे मसले पर चुप्पी साध ली। दोस्तों, संजय गांधी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी हॉबी को ही करियर बनाने का फैसला किया। उन्हें सितंबर 1964 में इंग्लैंड के क्रेव स्थित रोल्स रॉयस के प्रोडक्शन प्लांट भेजा गया। यह 3 साल की ट्रेनिंग थी जिसके लिए उन्हें हर हफ्ते 9 पाउंड सैलरी मिलती थी। दिसंबर 1966 में ओवर स्पीडिंग के लिए संजय गांधी को इंग्लैंड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से माफी मांगने और जुर्माना भरने के बाद संजय छूट गए। इसके बाद वे रोल्स रॉयस प्लांट की ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर भारत लौट आए। तब तक उन्होंने एक स्वदेशी कार बनाने का सपना सजो लिया था। संजय गांधी ने सबसे पहले दिल्ली के गुलाबी बाग में एक मैकेनिक अर्जुन दास के साथ मिलकर एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप शुरू की। वहां अपनी कार का प्रोटोटाइप बनाया। 1967 के मध्य तक संजय पूरे जुनून के साथ अपनी वर्कशॉप में काम करने लगे।
वह सुबह 8 बजे वर्कशॉप में पहुंच जाते और देर रात लौटते थे। एक बार वर्कशॉप में हुए धमाके में संजय बुरी तरह जल भी गए थे। दोस्तों, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। विनोद मेहता लिखते हैं कि 13 नवंबर 1968 को संजय गांधी ने स्वदेशी स्मॉल कार बनाने का प्रपोजल दिया, जिसकी कीमत महज 6,000 रुपए बताई गई। उद्योग विकास राज्य मंत्री रघुनाथ रेड्डी ने संसद में बताया कि स्मॉल कार प्रोजेक्ट के लिए दुनिया भर से 14 प्रपोजल आए थे, लेकिन सरकार को संजय गांधी का प्रोजेक्ट किफायती लगा, इसलिए उसे सिलेक्ट कर लिया गया है। इंदिरा गांधी ने संसद में चुप्पी साधी, लेकिन बाहर कहा कि एक युवा की प्रतिभा को इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा बेटा है। संजय गांधी की बनाई कार का प्रोटोटाइप ट्रायल के दौरान ही बीच में बंद पड़ गया। इसे धक्का मारकर वापस लाया गया। इसके बाद भी सरकार ने संजय गांधी को 1974 में 50,000 कारों के प्रोडक्शन का लाइसेंस दे दिया। फैक्ट्री के लिए हरियाणा के सीएम बंसीलाल ने उन्हें गुड़गांव में 12,000 रुपए की कीमत पर 297 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द पीपल बिहाइंड द फॉल एंड राइज ऑफ कांग्रेस 24 अकबर रोड में लिखते हैं कि बंसीलाल ने संजय गांधी को खुश करने के लिए 15,000 किसानों को उनकी उपजाऊ जमीन से बेदखल कर दिया था। इसी प्रोजेक्ट के विरोध के चलते इंदिरा गांधी के सचिव रहे पीएन हक्सर को पद से हटा दिया गया था। संजय गांधी ने बैंकों से खूब लोन लिए, लेकिन कंपनी अपने लक्ष्य से पिछड़ गई। 1975 में आपातकाल के दौरान संजय गांधी पूरी तरह से राजनीति में कूद पड़े। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। मारुति का मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस पर ताला लगाने का आदेश जारी कर दिया। विनोद मेहता लिखते हैं कि 1 अकबर रोड पर संजय गांधी का दिन सुबह 8 बजे शुरू होता था। इसी समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जगमोहन, दिल्ली नगर निगम कमिश्नर बीआर टमटा, डीआईजी पीएस भिंडर, एनडीएमसी चेयरमैन पीएम बहल जैसे अफसर संजय को अपनी डेली रिपोर्ट पेश करते थे। इसी समय वो संजय गांधी से आदेश भी लेते थे। इनमें से ज्यादातर लोग उन्हें सर कहकर पुकारते थे। संजय गांधी वक्त के इतने पाबंद थे कि उन्हें देखकर घड़ी मिलाई जा सकती थी। ठीक 8:45 बजे वो अपने मेटाडोर में बैठकर गुड़गांव स्थित मारुति फैक्ट्री के लिए रवाना होते थे। 12:55 में वो लंच के लिए घर लौटते थे। दोपहर 2 बजे के बाद वो केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और यूथ कांग्रेस के नेताओं से मिलते थे। उनसे मिलने वालों के स्वागत में ना वो खड़े होते थे और ना हाथ मिलाते। आपातकाल का वक्त था। इंद्र कुमार गुजराल सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। पत्रकार वीर सांघवी को दिए इंटरव्यू में गुजराल ने बताया था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आया कि मैं पीएम से मिलने आऊं। मैं 10:30 या 11 बजे के करीब वहां पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री अपने दफ्तर के लिए निकल चुकी थी। जब मैं बाहर आने लगा तभी संजय गांधी आ गए। उस दिन उनका मूड बहुत खराब था क्योंकि आकाशवाणी के एक चैनल ने इंदिरा गांधी की स्पीच का प्रसारण नहीं किया था। संजय गांधी ने झल्लाते हुए कहा, देखिए ऐसे नहीं चलेगा। गुजराल साहब ने जवाब दिया, देखिए जब तक मैं हूं ऐसा ही चलेगा। संजय गांधी चिल्लाने लगे। इस पर गुजराल साहब ने कहा, आपको बात करनी है तो थोड़ा सलीका सीखिए। आपको यह तक नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। मेरी आपके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपकी मां का मंत्री हूं, आपका नहीं। इसके बाद ही गुजराल साहब के हाथों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया था। दोस्तों, जनवरी 1976 की बात है। संजय गांधी के दिमाग में आया कि क्यों न कांग्रेस के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रचार के लिए लाइव शो किए जाए। इन लाइव शो में फिल्मी सितारों, संगीतकारों और गायकों की परफॉर्मेंस करवाई जाए। ये वो दौर था जब किशोर कुमार के गाए गाने देश का बच्चा बच्चा गुनगुनाता था। किशोर कुमार को अमानुष फिल्म के दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा गीत के लिए बेस्ट मेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका था। किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी लिखने वाले लेखक और पत्रकार अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर पूरा किस्सा बताते हैं। वो लिखते हैं कि एक दिन दिल्ली से ट्रंक कॉल आया। फोन करने वाले ने नाम बताए बिना कहा कि आपको संजय गांधी के कार्यक्रम के लिए दिल्ली आना होगा। किशोर कुमार ने कहा कि आप कौन? उधर से जवाब आया, बर्नी।
बर्नी यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी थे। किशोर कुमार ने कहा कि प्लीज आप मेरे सेक्रेटरी से बात करें या पहले अपॉइंटमेंट ले। यह बात सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल तक पहुंची। उन्हें पता था कि संजय ना नहीं सुनते, इसलिए विद्याचरण शुक्ल ने अपने बॉस को खुश करने के लिए तुरंत बर्नी से कहा कि वो मुंबई में कुछ सरकारी अधिकारी और बॉलीवुड के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करे। 29 अप्रैल 1976 को हुई इस बैठक में किशोर कुमार ने कहा कि मैं गले में हारमोनियम लटकाकर किसी भी धुन पर नाच गा सकता हूं, लेकिन सरकार की धुन पर नहीं। 9 साल बाद प्रीतिश नंदी को दिए इंटरव्यू में किशोरदा ने बताया था कि कोई प्यार और सम्मान के लिए बुलाता तो मैं जरूर जाता। वहां कोई मेरे सिर पर पैर रखना चाहता था तो ऐसे मैं कैसे शिष्टाचार दिखाता। किशोर कुमार की एक और जीवनी लिखने वाले शशिकांत किनीकर किशोर कुमार अ वर्सेटाइल जीनियस में लिखते हैं कि जब संजय गांधी को बताया गया कि किशोर नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने विद्याचरण शुक्ल से कहा कि अब किशोर कुमार के गाने किसी भी सरकारी प्लेटफॉर्म पर नहीं बजने चाहिए। इसके बाद सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गाने बंद हो गए। फिर सेंसर बोर्ड ने उन सभी फिल्मों को पास करने से मना कर दिया जिसमें किशोरदा ने गाने गाए थे। सरकारी अफसरों ने संजय गांधी को खुश करने के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कंपनियों से कांटेक्ट किया। उनसे किशोर कुमार के गानों के सभी रिकॉर्ड फ्रीज करने को कहा। यह भी कहा कि अब वे किशोर कुमार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं बेचेंगे। दोस्तों, संजय गांधी के 5 सूत्रीय कार्यक्रमों में से एक था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके तहत किसी भी तरह से देश की बढ़ती आबादी को रोकना था। ये प्रोग्राम सीधे तौर पर संजय गांधी देख रहे थे। रशीद किदवई लिखते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग संजय गांधी को होती थी। संजय सीधे राज्य के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दे रहे थे। मुख्यमंत्री भी जानते थे कि संजय आने वाले पीएम है। यही कारण था कि मुख्यमंत्रियों ने संजय गांधी को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हरियाणा के सीएम बंसीलाल ने अपने टारगेट से 4 गुना नसबंदियां कर ली थी। वहीं मध्य प्रदेश ने 3 गुना, यूपी ने 2 गुना नसबंदियां की थी। आंकड़े भले ही बड़े हो, लेकिन इनके पीछे की कहानियां बेहद डरावनी थी। टारगेट पूरा करने के लिए सरकारी मशीनरी ने जबरदस्ती करते हुए 164 कुंवारों की भी नसबंदी कर दी। 11,434 ऐसे लोग थे जिनका केवल एक बच्चा था। नसबंदी के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। फर्जी मार्कशीट बनाने वाले अब नसबंदी के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के धंधे में कूद चुके थे। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा और उससे नसबंदी वाला सर्टिफिकेट मिला। दिल्ली के जामा मस्जिद एरिया में रहने वाली 26 साल की एक मुस्लिम महिला टीबी से पीड़ित अपने पति को जीबी पंत अस्पताल लेकर गई। अस्पताल वालों ने टारगेट पूरा करने के लिए पति से कहा कि वो नसबंदी करा ले। उसके पति ने इनकार कर दिया, इसलिए उसे भर्ती नहीं किया गया। जब पति ने नसबंदी करा ली तो उसे टीबी के इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। नसबंदी के दौरान सबसे ज्यादा फजीहत सरकारी कर्मचारियों, उनमें भी टीचर्स की हुई। हर टीचर को हर महीने 5 लोगों को नसबंदी के लिए प्रेरित करके उनकी नसबंदी कराना था। मना करने पर सस्पेंड कर दिया जाता था। अगर किसी का तीसरा या चौथा बच्चा है तो उसे तभी स्कूल में एडमिशन दिया जाता था जब तक वह नसबंदी का सर्टिफिकेट पेश ना कर दे। जनता को दी जाने वाली सारी सुविधाएं नसबंदी सर्टिफिकेट पर टिकी थी। सरकारी अस्पताल में इलाज, राशन की दुकान से सामान तभी मिलता था जब पति या पत्नी में से कोई एक नसबंदी का सर्टिफिकेट पेश कर दे। दोस्तों, लेखक नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि चुनाव हारने के बाद 11 अप्रैल 1977 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आवास छोड़कर 12 वेलिंगटन क्रिसेंट में एक सरकारी बंगले में रहने चली गई। यह बंगला उनके लिए उनके खास दोस्त और सांसद मोहम्मद यूनिस ने खाली किया था। जनता सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं ली। उद्योगपति कपिल मोहन गांधी परिवार के पुराने घनिष्ठ मित्र थे। वे इस स्थिति में भी गांधी परिवार के साथ थे। उन्होंने 12 वेलिंगटन क्रिसेंट के बंगले पर इंदिरा गांधी से कहा, मैडम अब चिंता मत कीजिए, मैं बाकी का सामान मंगाने के लिए जल्दी ही पैकर्स बुला लेता हूँ। वो सारा सामान बिना टूटे फूटे यहाँ ले आएंगे। इंदिरा गांधी ने कपिल से कहा कि मुझे सामान या अपनी नहीं, संजय की चिंता है। इंदिरा गांधी ने कहा कि पता नहीं वो संजय के साथ क्या करेंगे।
यही बात वो बार बार दोहराती रही कि वो उसे जीने नहीं देंगे। जून महीने के पहले सप्ताह में इंदिरा गांधी ने कपिल मोहन से कहा कि संजय गांधी को अपने सोलन वाले गेस्ट हाउस भिजवा दीजिए। संजय गुप्त रूप से वहां रहने लगे। उनके साथ कपिल के भतीजे अनिल बाली भी थे। गेस्ट हाउस के केयरटेकर के अलावा संजय गांधी अपने साथ दिल्ली से नौकर भी ले गए थे। 31 साल के संजय वेजिटेरियन थे। वे खाने में मशरूम, सब्जियां, फल और दूध लेना पसंद करते थे। कभी कभी संजय गांधी टहलने के लिए बाहर निकल जाते थे। एक दो बार ऐसा हुआ तो अनिल घबरा गए। अनिल ने संजय गांधी को एक मंकी कैप दिलाई ताकि लोग उन्हें पहचान ना पाए। दरअसल देश में संजय गांधी को आपातकाल का खलनायक माना जाता था। यही कारण था कि लोग संजय गांधी से नाराज थे। कभी बेपरवाह होकर आसमान में विमान चलाने वाला नेता अब मंकी कैप के पीछे अपनी पहचान छिपाने को मजबूर था। जैसे तैसे संजय गांधी ने 15 दिन काटे और 16वें दिन उन्होंने दिल्ली लौटने का फैसला किया। सोलन से दिल्ली तक संजय गांधी अपनी कार खुद चलाकर आए थे। उनके पीछे पीछे अनिल बाली दूसरी कार से आ रहे थे। हिमाचल के कालका में अचानक संजय गांधी की कार खराब हो गई। जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसकी प्रॉब्लम जानने के लिए संजय गांधी कार से बाहर निकले। लोगों ने संजय गांधी को पहचान लिया और वहां भीड़ लग गई। आक्रामक भीड़ की नाराजगी बता रही थी कि वे अभी तक इमरजेंसी को नहीं भूले हैं। लोग संजय गांधी को मारने के लिए तैयार हो गए। तभी अनिल बाली ने संजय गांधी को अपनी कार में बिठाया और वहां से निकल गए। दोस्तों, लेखक खुशवंत सिंह अपनी जीवनी ट्रुथ, लव एंड लाइफ में लिखते हैं कि संजय गांधी और मेनका की पहली मुलाकात 24 दिसंबर 1973 को एक पार्टी में हुई थी। यह पार्टी मेजर जनरल कपूर ने अपने बेटे वीनू कपूर की शादी के मौके पर रखी थी। 27 साल के संजय की पर्सनैलिटी प्रभावशाली थी। वो उस समय देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे। वो ऑटोमोबाइल फील्ड से थे और देसी कार बनाने की कोशिश कर रहे थे। तब आर्मी कर्नल की बेटी मेनका आनंद केवल 17 साल की थी। वह दुबली और मनमोहक लड़की थी। उन्होंने हाल ही में कॉलेज का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। इसके अलावा एक टावर मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए मॉडलिंग भी की थी। पहली ही मुलाकात में संजय गांधी मेनका की ओर आकर्षित हो गए। वह शाम संजय ने मेनका से बात करते हुए बिताई। अगले दिन दोनों फिर मिले और फिर रोज मिलने लगे। उन्हें पता था कि वो पीएम के बेटे हैं, इसलिए वे मेनका से किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलते। उनके मिलने का स्थान या तो उनका घर होता या फिर मेनका का घर। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि संजय गांधी ने 1974 की शुरुआत में मेनका को अपनी मां इंदिरा गांधी से मिलवाने के लिए खाने पर बुलाया। मेनका बहुत घबराई हुई थी। डिनर टेबल पर दोनों चुप थे। इंदिरा गांधी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि संजय ने मुझे आपके बारे में कुछ नहीं बताया है। बेहतर होगा कि आप ही अपने बारे में बताइए। आपका नाम क्या है, आप क्या करती हैं? इससे पहले भी संजय गांधी के साथ घर में कई लड़कियां आई थी, लेकिन संजय गांधी ने उन्हें कभी अपनी मां से नहीं मिलवाया था। यही कारण था कि इंदिरा गांधी समझ गई थी कि मेनका उनकी बहू होगी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि जिस तरह से उनके बड़े बेटे राजीव ने अपनी मर्जी से इटली मूल की सोनिया से शादी की है, संजय भी अपनी मर्जी से यह फैसला ले। 29 जुलाई 1974 को पीएम हाउस में दोपहर 1 बजे औपचारिक सगाई समारोह हुआ। इसमें दोनों परिवार के सदस्य मौजूद थे। पीएम इंदिरा गांधी ने अपने होने वाली छोटी बहू को शगुन के रूप में सोने का एक सेट और एक तंचोई साड़ी दी। जब 1 महीने बाद 26 अगस्त को मेनका का बर्थडे आया तो इंदिरा गांधी ने उसे इटली सिल्क की साड़ी दी। इसके बाद संजय गांधी को हार्निया का ऑपरेशन कराना पड़ा। सुबह कॉलेज आने के बाद मेनका दोपहर और शाम को अपने मंगेतर की एम्स दिल्ली के प्राइवेट वार्ड में देखभाल करती थी। अस्पताल से छुट्टी के कुछ दिन बाद 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी और मेनका की शादी हो गई। इंदिरा गांधी ने अपनी बहू को 21 कीमती साड़ियां, एक लहंगा, सोने के 2 सेट के अलावा एक और खादी की साड़ी दी। ये वो साड़ी थी जो उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल में रहने के समय अपने हाथों से बुनी थी। इंदिरा गांधी की असिस्टेंट रही उषा भगत कहती है कि मेनका बहुत जोशीली लेकिन अपरिपक्व और महत्वाकांक्षी थी। वह बातों बातों में कई बार कह चुकी थी कि संजय एक दिन प्रधानमंत्री होंगे। उनकी इस बात से आसपास के लोग सकुचा जाते थे।
दोस्तों 1976 में संजय गांधी को छोटे विमान उड़ाने का लाइसेंस दिया गया था। जब जनता सरकार आई तो संजय गांधी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस सरकार के फिर से आने पर सरकार ने सबसे पहले जो काम किया वो था संजय गांधी का लाइसेंस बहाल करना। योग गुरु स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने मई 1980 में एक 2 सीटर पिट्स S4A विमान इंपोर्ट करवाया था। यह हवा में कलाबाजियां कर सकता था। विमानों के दीवाने संजय गांधी इस विमान को उड़ाने वाले पहले शख्स बनना चाहते थे, लेकिन पहली बार उसे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर ने उड़ाया था। संजय गांधी ने इसे पहली बार 21 जून 1980 को उड़ाया। अगले दिन 22 जून को वे पत्नी मेनिका को लेकर आए। 40 मिनट की ये उड़ान मेनिका के लिए बहुत डरावनी थी। मेनिका ने घर आते ही अपनी सास इंदिरा गांधी से शिकायत की कि वे संजय से कहे कि विमान को इस तरह से न उड़ाया करे। मेनका गांधी अपनी किताब संजय गांधी में लिखती हैं कि संजय को रोज सुबह 6 से 10 बजे तक दिल्ली फ्लाइंग क्लब में समय बिताना पसंद था। वो वहां 16-17 साल के लड़कों को विमान उड़ाना सिखाया करते थे। इन लड़कों में मेरा भाई भी हुआ करता था। मेनका लिखती है कि 23 जून 1980 को संजय गांधी उस विमान में उड़ने के लिए सुबह 7:30 बजे सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए निकले थे। उस दिन पिट्स S4A में माधवराव सिंधिया संजय के साथ उड़ान भरने वाले थे, लेकिन वो एयरपोर्ट के पास रहने वाले कैप्टन सुभाष सक्सेना के घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद दोनों ने उड़ान भरी और कुछ देर बाद हवा में कलाबाजियां करते हुए विमान क्रैश हो गया। संजय गांधी और सुभाष दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। बेटे की मौत के 72 घंटे बाद इंदिरा गांधी पार्टी के नेताओं के साथ कार्यालय में बैठी थी। संजय गांधी का नाम आया तो रो पड़ी। यह पहली बार था जब इंदिरा गांधी के आंसू लोगों के सामने नजर आए। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। 27 जून को जब वे अपने दफ्तर पहुंची तो उन्होंने कहा था, लोग तो आते जाते रहते हैं पर राष्ट्र सदैव जीवित रहता है। 1980 में संजय की मौत के बाद बेटे के सपने को साकार करने के लिए इंदिरा गांधी ने मारुति प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया। जापान की सुजुकी कंपनी के साथ मिलकर काम किया गया। पहली मारुति सुजुकी 800 कार 14 दिसंबर 1983 को संजय गांधी की 37वीं जयंती पर डिलीवर की गई। दोस्तों, संजय गांधी के इस किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।